सुप्रभात बच्चों, उमेश बाल विद्यालय ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम गद्य खंड में, गद्य आपको पता है ना, पैराग्राफ, अनुच्छेद, अवतरण, जिसे हम पढ़ते हैं, जिसे हम गा नहीं सकते। जैसे काव्य को हम गा सकते हैं, गद्य को गा नहीं सकते। तो आज हम गद्य खंड से लाख की चूड़ियाँ इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं कामता नाथ जी। इन्होंने अपनी आत्मकथात्मक संस्मरण रूप में इस पाठ को लिखा। इनका जन्म 22 सितंबर 1934 को हुआ था, मृत्यु 7 दिसंबर 2012, और इनका जन्म स्थान लखनऊ रहा। बच्चों, लेखक कामता नाथ जी का जन्म 22 सितंबर को 1934 में लखनऊ में हुआ था, और मृत्यु की, जैसे मैंने बताई, 7 दिसंबर 1912 में उनकी लखनऊ में उनकी मृत्यु हुई। लाख की चूड़ियाँ स्त्री का एक आभूषण, महत्वपूर्ण आभूषण। हर स्त्री इसको धारण करती है, महिला धारण करती है। आपने देखा होगा, घर में आपकी मम्मी है, जो भी महिलाएं हैं, सब चूड़ियाँ पहनती हैं, कुछ कंगन पहनते हैं, उसमें लाख की चूड़ियाँ भी आपने देखी कि वो पहनती हैं। अक्सर जो विवाहित होती हैं महिलाएं, जो विवाहित हैं, वो इसको लाख की चूड़ियों को पहनती हैं। लेकिन अब फैशन का दौर है तो सभी पहन लेते हैं, फैशनेबल है। समय के साथ साथ जो पहले लाख की चूड़ियाँ ट्रेडिशनल थी, परंपरागत थी, अब उनमें मॉडिफिकेशन हो गया है। वो अब बहुत सुंदर सुंदर तरीके से बनाए जाने लगे हैं, तो उनको कोई भी पहन लेता है। तो यहाँ लाख की चूड़ियाँ एक तो कैसे बनाई जाती है, हाथ से ही बनाई जाती है, और जो लघु हथकरघा उद्योग है, अब वर्तमान समय में मशीनीकरण होने के कारण और आधुनिकीकरण के कारण इसकी क्या हालत हो गई है, और इसके जो कामगार हैं उनकी स्थिति कैसी हो गई है, इसका वर्णन यहाँ पर उन्होंने कामता नाथ जी ने किया। बच्चों, कामता नाथ जी बचपन में अपने मामा के घर जाया करते थे। जैसे कि सब बच्चे छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में जाते हैं। अब तो घूमने के लिए कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन पहले तो नानी का ही घर था। बच्चे पहले तो गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर ही जाया करते थे, सारी गर्मी की छुट्टियाँ वहीं बिताते थे, वहाँ मस्तियाँ करते थे। लेकिन अब कहीं नहीं चले जाते। तो ऐसे ही कामता नाथ जी अपने मामा के घर गर्मी की छुट्टियों में जाते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो शहरीकरण है और औद्योगिकी विकास है, तो गांव के उद्योग के को खत्म करने के लिए इनका बहुत बड़ा हाथ है। इसका एक तो शहरीकरण का और उद्योगों का बढ़ता हुआ प्रसार, मशीनीकरण। ये कहानी रिश्ते नातों को, प्यार में रचे बसे गांव के सहज संबंध को, जो सामान्य संबंध होता है, उसमें कोई दिखावा नहीं। जो दूसरे लोग बाहर से जाते हैं उनको भी कितनी सहजता से वहाँ के लोग अपना लेते हैं, अपना प्यार देते हैं। यहाँ पर उसको चित्रित किया। लेकिन जो शहरीकरण है उसमें बिखराव ला दिया है और सांस्कृतिक नुकसान भी कर दिया है। साथ में आर्थिक कारणों को भी ये स्पष्ट करेंगे कि आर्थिक रूप से कितनी तंगी ला दी है, जो उनकी आर्थिक दशा है वो कितनी कमजोर कर दी है। किसकी? गाँव, इस शहरीकरण में और औद्योगिकीकरण। ये कहानी एक बच्चे और बदलू मामा की है। आप नानी के घर जाएंगे तो वहाँ जितने भी आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, मिलने वाला है, वो सब आपके नाना है, नानी है, मामा है ना, मामी है। और अब जब आप दादी के यहाँ रहते हैं तो यहाँ जितने भी पड़ोसी होते हैं वो सब कौन होते हैं? चाचा होते हैं, ताऊ होते हैं, चाची होती हैं, बुआ होती हैं। तो यहाँ पर बदलू एक क्या है? एक सामान्य वहाँ पर गाँव में रहने वाला मनिहार है, क्योंकि मामा के गांव का है इसलिए वो उसको मामा ही कहलाया जाएगा। लेकिन वहाँ के जो गांव के बच्चे हैं वो बदलू को काका कहते हैं। तो जो लेखक कामता नाथ जी हैं वो बदलू को बदलू मामा ना कह करके बदलू काका ही कह रहे हैं। तो यह बता रहे हैं कि ये एक कहानी बच्चे की है, जो बदलू और एक बदलू मामा जो उसे लाख की गोलियाँ बनाकर देता है, क्योंकि लाख का काम करता है। और वह बच्चा इस बात से बहुत खुश होता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और वो बच्चा बड़ा होने लगता है। एक बार जब वो बहुत समय के अंतराल के बाद, शायद 10 या 12 वर्ष के पश्चात, जब वो वापस गांव लौटता है तो बदलू से मिलकर औपचारिक बातें, यानी कि आप कैसे हो, आप ठीक हो, मैं ठीक हूँ,
उसे मालूम होता है कि गांव में अब लाख की चूड़ियाँ बनाने का जो कामकाज है वो लगभग ठप हो गया है, समाप्त प्राय हो गया है। बदलू इस बदलाव से दुखी है क्योंकि उसको तो कांच की चूड़ियाँ प्रारंभ से ही पसंद है, किंतु अपने उसूल को जो उसके अपने नियम है, जीवन जीने के जो उसके नियम है वो उनको नहीं छोड़ता है, नहीं त्यागता है। साथ में ही अपना जीवन चलाने के लिए कई और रास्ते निकाल लेता है, लेकिन अपने नियम को नहीं छोड़ता। तो इस कहानी में लेखक विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपने नियमों को, उसूलों को नहीं त्यागना चाहिए, हमें उन पर अडिग रहना चाहिए, इसी की सीख दे रहे हैं और इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं, ताकि उन्हें इस बात का संतोष रहे कि उन्होंने चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए मनुष्य के जीवन में, लेकिन वो कभी अपने उसूलों को, अपने नियम को न त्याग नहीं कर रहा है उनका, वो अपने ही उसूलों पर जी रहा है। तो यहाँ लेकर कह रहे हैं कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि वो मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव माने इच्छा यही थी कि मैं जब वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती थी, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी बच्चे का मन मोह लें। और फिर वहाँ पर गांव से शहर आकर क्या होता, वो अपने आसपास के बच्चों को या फिर विद्यालय के बच्चों को वो गोलियाँ दिखाता। ऐसी गोलियाँ सिर्फ लेखक के पास होती थी, किसी और के पास नहीं। लाख क्या होता है बच्चों? लाख एक कीड़े के द्वारा बनाया जाता है। चट्टानें या पत्थर होते हैं तो ये कीड़ा बनाता है, जैसे रेशम का कीड़ा रेशम बनाता है, शहतूत में लगता है, ऐसे ही लाख का भी कीड़ा होता है जो लाख का निर्माण करता है। चाव माने खुशी, प्रसन्नता, गोलियां कंचे, मोह माने आकर्षण, कर्ण। लेखक अपने बारे में बताता है कि जब लेखक छोटे थे तो ये यहाँ पर इसके बच्चों व्याख्या करेंगे कि वो छोटे थे तो बदलू उनके मामा जो उन्हें बहुत ही अच्छे लगते थे, सबसे अच्छे लगते थे, क्योंकि उन्होंने सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर दिया। लेखक को अपने मामा के गांव जाने का सबसे ज़्यादा खुशी ये थी कि जब लेखक की छुट्टियां खत्म हो जाती थी तो वो अपने घर लौटते थे और उनके पास बहुत सारी लाख के रंग बिरंगी गोलियाँ हुआ करती थी। जो रंग बिरंगी गोलियाँ उन्हें जिन्हें देखकर बच्चों का मन लेने के लिए लालायित हो जाता था, उनकी ओर आकर्षित हो जाता था। इतनी सुंदर गोलियाँ उनके मामा बंधु बनाकर देते थे। ऐसी गोलियाँ दूसरे बच्चों के पास हुआ नहीं करती थी, और शायद हुआ भी करती थी तो वो लेकर नहीं आती थी, उन्हें मिलती नहीं। तो ये सब लेखक को बहुत अच्छा लगता था, ये उनके बचपन की बात है। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू मामा कहना चाहिए, ऐसा लेखक कह रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था। पर मैं उन्हें बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था। क्यों कहा करता था? कि जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। आप जैसे हमारे शहरों में समतल जमीन पर मकान बने हुए होते हैं, गाँव में ऐसा नहीं होता। कहीं टीले हैं तो टीले पर मकान बने हुए हैं, मिट्टी के पर ऐसा, तो वहाँ पर ऐसे थोड़ा सा जो ऊंचा स्थान था वहाँ पर बदलू का घर था। रिश्तों में भी ऐसा होता है ना कि माँ के गांव में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो नाना मामा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और मामा नाना कहलाते हैं। परंतु लेखक बदलू को बदलू मामा नहीं कह करके बदलू काका कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि वहाँ के गांव के जितने भी सारे बच्चे हैं वो काका कह रहे हैं उसको सब, तो वो भी मामा ना कह करके बदलू को बदलू काका ही कह रहा है। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, थोड़ी ऊंचाई पर बना था, जहाँ पर वह जाते थे और उनके कार्य को देखते थे कि वह किस तरह से लाठी चूड़ियाँ बनाते और गोलियाँ बनाते हैं। उनका काम को करते हुए देखना लेखक को बहुत अच्छा लगता था कि वो किस तरह से मकान बना रहे हैं, सॉरी लाख के आभूषण बना रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन बच्चों आंगन, आप इसको अंडरलाइन कर लें और साथ में ही अपनी बुक में भी लिख लें, जिसमें पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था।
वही उसका कारखाना था, फैक्ट्री समझ लो, वो छोटा मोटा जो भी उसने हिस्सा बनाया हुआ था। बगल में भट्टी ढहती रहती थी जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। तो बद्दू के पास कोई इतनी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी जगह तो थी नहीं, क्या था, एक छोटा सा सहन यानी कि आंगन था और वहीं पर उसने अपनी भट्टी को लगाया हुआ था। वहीं पर बैठकर वो अपने जो भी उसका काम था, लाख को पिघलाना, बनाना, कैसे बनाता था ये हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे हमने यहाँ देखा था सहन, आंगन, ये शब्द देख लो बच्चों, वृक्ष, पेड़, भट्टी, अंगीठी। हम अंगीठी नहीं कहेंगे, भट्टी होती है बच्चों। उसमें आपने देखा होगा कि मिट्टी के नीचे दबी हुई रहती है वो, है ना, और ऊपर उसमें जगह बनी हुई होती है जहाँ से वो अंगारे डाले जाते हैं, और उसकी जो नली होती है वो थोड़ी सी आगे मिट्टी में दबी हुई होकर बाहर निकली जाती है, जहाँ से ताप निकलता रहता है और वहाँ पर काम किया जाता है। बहकना यानी जलना, बहकती जलती। आगे लेखक बता रहे हैं कि सामने एक लकड़ी की चौखट थी, किसके सामने, भट्टी के सामने, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उस सलाख के सामान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। काम बहुत कठिन होता है, लाख थोड़ी सी गर्मी से ही पिघल जाता है और उसको हाथ लगाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एकदम से हाथ में चिपक जाता है गले। तो उस भट्टी के सामने ही एक लकड़ी की चौखट थी, एक चौकोर टुकड़ा, जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान ऐसे लपेट करके बारीक बारीक उसको सलाखें की जैसे बना दिया जाता था, और फिर उस लपेटी हुई पतली पतली सलाख को चूड़ियों का आकार दिया जाता था। पास में 4-6 अनेक प्रकार की बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी जाती थी। बच्चों, मुंगेरियाँ क्या होती है? मुंगेरियाँ एक लकड़ी का गोल बेलना आकार का कोई एक औजार जैसा होता है, जिसको हम औजार ही कहेंगे। तो उसके अंदर वो गोल गोल जो बनाई जाती थी, कंगन बनाए जाते थे, चूड़ियाँ बनाई जाती थी, तो पूरी तरह से उसको चिकना और गोल बनाए रखने के लिए उसके अंदर वो बने हुए कंगन चूड़ियाँ डाली जाती थी और वो गोल आकार दिया जाता था। क्योंकि हाथ से जब गोलाकार करोगे तो बिल्कुल गोल या चिकना नहीं होगा, लेकिन मुंगेरी के अंदर जब जैसे मेरे हाथ में है ना, ये देखो मेरे हाथ में ये पहना हुआ है, तो वो जो मुंगेरी है वो भी इसी प्रकार से, ये देखो वो भी इसी प्रकार से होती थी, और जितनी बड़ी जितने साइज चाहिए होती वो ऐसे अंदर डाल देते थे और उसको हाथ से इस तरह से चिकना करके उसको गोल किया करते थे। आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी चौखट है, लकड़ी का चौकोर टुकड़ा, सलाख यानी धातु की छड़, हम सब जानते हैं इसको, और बेलनुमा मुंगेरी यानी गोल लकड़ी जो गोल होती है, इसके अंदर डाल करके चूड़ियों को गोल बनाया जाता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि बद्दू मामा लाख की चूड़ियाँ किस प्रकार से बनाते थे। एक चौखट होती थी, यानी कि एक लकड़ी का टुकड़ा होता था, उस पर लाख को आग से सुलगा करके मुलायम कर दिया जाता था, और फिर धातु की छड़ के समान जो सलाखें हुआ करती थी उससे चूड़ी का आकार दे दिया जाता था। पास में ही 5 अलग अलग आकार की लकड़ी की गोल गोल बेलनुमा टुकड़े हुआ करते थे, जो जिससे कि मोटे पतली छोटे आकार की बड़े आकार की जैसे भी कलाई है उसके आकार की चूड़ियाँ बना दी जाती है। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुनने के बाद वह उन पर रंग करता था। बहुत महीन काम होता है, बहुत मेहनत का काम होता है, पर बद्दू क्योंकि उसका ये शौक था, चाव था, उसका तो ये पैतृक काम था। पहले उसके पिताजी ने किया, पिताजी के भी पिताजी ने किया, यानी कि बद्दू के दादा ने किया, तो ये पीढ़ियों से चलता आ रहा काम था, पैतृक काम यानी कि पीढ़ियों से चलता हुआ आने वाला काम। तो इस तरह से वो पूरी जो चूड़ियों के जोड़े होते हैं वो पूरे जोड़े बना करता था, एक एक करके। कितने जोड़े बनाता था वो? 6 या 7 जोड़े एक साथ बना दिया करता था। बदलू ये काम सदा ही एक मछिए पर बैठकर किया करता था। मछिया क्या होती है? एक जैसे कि चौकी, छोटी सी चौकी होती है जो बीच से बुनी हुई होती है ना, चौकोर खाट, छोटी सी चौकी आपने तो देखी होगी।
बदलू एक बार सदा एक मछली पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी, बहुत पहले की थी, शायद वीडियो पुरानी रही होगी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। उसको समय तो मिलता नहीं था, सुबह से जो बैठा लाडू चूड़ियाँ बनाने के लिए वो संध्या तक, शाम तक उसको बनाता रहता था। और जब वो थक जाता था तो थोड़ा सा सुस्ताने के लिए हुक्का गुनगुना लिया करता था। हुक्का भी आप सब जानते होंगे, है ना। गाँव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बंधु के पास बीतता। ये प्रश्न है कि लेखक बंधु के पास किस समय जाया करता था? दोपहर के समय जाया करता था। तो गाँव में और कोई तो काम था नहीं, गांव में सब सो जाया करते थे दोपहर के समय। तो क्या करता था, लेखक बदलू के पास चला जाया करता था। और जो वो काम करता था, बदलू काम करता था, उसको बड़े ही चाव से, बड़े ही खुशी खुशी, बड़े ही आराम से उसको लिखा करता था। वह मुझे लला कहा करता था, मेरे पहुँचने ही मेरे लिए तुरंत एक मछलियाँ मंगा देता। प्यार से बोलते हैं बच्चों, मछलियाँ चौकोर खा, छोटी चौकी। बदलू हमेशा एक चारपाई पे काम करता। उसकी चारपाई थी वो बहुत पुरानी थी। पुराने ज़माने के लोग इसी तरह की चारपाई पर बैठा करते थे और अपना काम भी किया करते थे। और जब थोड़ा सा सुस्ता भी लेते थे उस पर, जब वो काम से पूरी फुर्सत पाता था तो बीच बीच में उसका गुनगुना लिया करता था। जब लेखक मामा के घर जाता था तो उसका बीता समय बदलू मामा के पास ही बीतता था, क्योंकि वो उसके पास बैठना, उससे बातें करना, उनको उनका काम देखना उसे बहुत ही अच्छा लगता था, उसे खुशी होता था। और वो बदलू उसको बहुत प्यार से लला कहा करता था। उनके पहुंचने पर चारपाई लगा देता था और कहता था तुम यहाँ पर बैठो और देखो कि मैं किस तरह से काम करता हूँ। आगे लेखक बता रहे हैं, मैं घंटों बैठे बैठे उसे किस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर के किसी नववधू की कलाई को। बच्चों, बदलू काका प्रतिदिन कितने जोड़े चूड़ियाँ बनाते थे? 4 या 6 जोड़े चूड़ियाँ बना लिया करते थे। तो मैं घंटों वहाँ बैठा रहता था, दोपहर को चला जाता था लेकर बदलू के यहाँ और बैठे बैठे वो देखता रहता था कि वो किस प्रकार से बदलू मामा चूड़ियाँ बना रहे हैं। तो वो देखता था कि लगभग 4 से 6 जोड़ी चूड़ियाँ वो बना लेता है। और पूरा जोड़ा बना लेने के बाद जब 4 से 6 जोड़ा चूड़ियाँ एक जोड़ा जब पूरा हो जाता था तो उनको मिला करके उस लकड़ी, बेलनुमा लकड़ी में डाल करके उनको ऐसे देखता रहता था मानो वो किसी नई नवीन दुल्हन का हाथ है और वो उस पर बहुत सुंदर लग रही है। नववधू यानी नहीं बहू। घंटों बीत जाते, लेखक बता रहे हैं घंटों बीत जाते, समय बीतता रहता और मैं ऐसे ही बैठा रहता था, क्योंकि ये उनके काम का, बदलू के काम का करने का तरीका था और उनके देखने का तरीका था। कभी कभी वो लाख निकलाते, उनके ऊपर सलाख को रखते, चढ़ाते, फिर सलाख पर गोल बनाते और रंग चूड़ियाँ, फिर उनको गोल बना करके उनको रंग बिरंगा करते, रंग चढ़ाते। तो इस तरह लगभग 4 से 6 चूड़ी ही वो जोड़े चूड़ी ही लगभग रोज बनाता। तो ये बहुत मेहनत का काम है। फिर जब पूरा जोड़ा तैयार हो जाता तो बेलनुमा जो लकड़ी थी उस पर चढ़ा करके वो चुपचाप उसे देखते रहते और सोचते होंगे कि अब मैंने इतनी मेहनत से ये चूड़ी बना ली है, जब कोई नववधू इसको पहनेगी तो उसके हाथ पर कितनी कलाई कितनी सुंदर लगेगी। बदलू मणिहार था, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। मणिहार यानी चूड़ियों का काम करने वाला, जो चूड़ियों का काम करने वाला होता है उसे मणिहार कहते हैं। जैसे लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई कहते हैं, है ना, लोहे का काम करने वाले को लोहार कहते हैं, तो ऐसे ही चूड़ी बनाने वाले को मणिहार कहते हैं। पैतृक पेशा पीढ़ियों से चला आ रहा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है उसे पैतृक कहा जाता है। तो ये पैतृक पेशा का पीढ़ियों से चला आ रहा काम। वो वास्तव में बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाता था, इसलिए उसकी चूड़ियाँ केवल उसी के गांव में नहीं पसंद की जाती थी, बल्कि आसपास के गांव के महिलाएं भी उसकी चूड़ी पहनना पसंद करती थी। पैतृक माने पिता संबंध, पीढ़ियों से होने वाला, वास्तव में यानी असल में हकीकत में खपत यानी बहुत ज़्यादा मांग
यहाँ बताया जा रहा है कि जो चूड़ियाँ बनाता है उसे मणिहार कहा जाता है। जैसे बद्दू मामा का काम था चूड़ी बनाना, तो वो मणिहार हुए। पैतृक यानी पिता संबंधी, यानी कि जो बद्दू मामा के पिता थे या दादा थे वो भी इस काम को करते थे, यानी चूड़ियाँ बनाते थे वो भी। यह उनका रोजी रोटी कमाने का तरीका था, ये उनका एक काम था जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला आया। वो बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाते थे, तो उनके दादा भी बनाते थे सुंदर चूड़ियाँ, तो पिताजी ने भी वैसे काम सीखा, वैसा ही वो भी बनाने लगे। और पिताजी से बद्दू ने भी वही काम सीखा और बद्दू भी उसी प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाया। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। बच्चों, आजकल अगर हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो वस्तु के बदले हमें धन पैसा देना होता है ना, लेकिन पहले वस्तु विनिमय का ये तरीका नहीं था। पहले वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। अब बद्दू काका जब अपनी लाख की चूड़ी को बेचते थे तो उसके बदले में वो पैसा नहीं लेते थे, धन नहीं लेते थे, क्या लेते थे? अनाज लिया करते थे। तो पहले वस्तु विनिमय हुआ करता था, अब धन विनिमय होता है। पहले वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी, विनिमय यानी कि लेन देन का तरीका। तो उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वो कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। क्या करता था? उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, वो पैसा नहीं लेता था, वो क्या लेता था? अनाज लेता था। वस्तु विनिमय क्या कहलाता है? वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करना। तो यहाँ समझाया जा रहा है कि सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी और आसपास के गाँव के लोग भी उसी चूड़ियों को पसंद करते थे, तो वो ले जाया करते। तो काम धंधा काफ़ी अच्छा चल रहा था, प्रशंसा मिलती थी वो अलग। तो यहाँ पर बद्दू को लालच नहीं था कि वो इतनी अच्छी चूड़ियाँ बना रहा है, उसकी चूड़ियाँ पसंद की जा रही हैं, प्रसिद्ध है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अनाज मांगे, पैसा मांगे, पर वो ऐसा नहीं करता था। वो लालची नहीं था, बस प्रसन्न रहता था कि हाँ उसकी कला को लोग पसंद कर रहे हैं, मांग रहे हैं उसके काम को, उसका जीवन यापन बहुत अच्छे से चल रहा था। उसका काम ही इतना अच्छा था कि उसके गांव के अलावा उसके गांव के लोग भी चूड़ियाँ खरीद कर ले जाते थे, परंतु वो कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचा करता। सीधा हिसाब था कि वस्तु के बदले वस्तु लेना, अर्थात जैसे कि पुराने समय में हुआ करता था, अभी भी वो यही काम करता था। वो धन नहीं लेता था कि अगर हमें अनाज लेना है तो उसके बदले में हमारे पास जो चीज़ है हम उस चीज़ को दे देंगे और बदले में अनाज ले लेंगे। जो लोग अनाज के बदले में चूड़ियाँ ले जाते थे वो अनाज लेकर जाते थे। बद्दू स्वभाव से बहुत सीधा है। यहाँ आप बद्दू के बारे में बताया जा रहा है कि उसका स्वभाव कैसा था, चारित्रिक विशेषताएं बताई जा रही है उसकी। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। लेखक कह रहे हैं, कामता जी कह रहे हैं कि बड़ा ही सीधा सरल स्वभाव का था। मैंने आज तक उसको कभी भी किसी से झगड़ते हुए, विवाद करते हुए नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वो अवश्य ही जिद पकड़ लेता था। किस बात की जिद पकड़ लेता था? देखो, जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त में चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लिया करता था। आखिर सुहाग की जोड़ का महत्व भी और होता है। कैसे? क्योंकि वो स्वभाव से तो अच्छा था, सरल था, है ना, इससे लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता था। पर जब शादी का समय आता था और विवाह का जोड़ा जब दिया जाता था लड़की को, तो वो क्या करता था? सारी कसर निकाल लेता था, सारी कमी पूरी कर लेता था। यहाँ बताया जा रहा है कि नम्र था, बद्दू का स्वभाव नम्र था, सरल था, सीधा था, भोला भाला था, किसी से ज़्यादा बात करता नहीं था, क्योंकि उसको काम से फुर्सत भी मिला करती थी, लड़ता झगड़ता नहीं था, जो जैसा दे जाता था, जितना दे जाता था, खुशी खुशी ले लिया करता, गुस्सा उसको आता नहीं था। हाँ, शादी विवाह का अगर अवसर हुआ तो वो अपने मन की सारी इच्छाएं पूरी कर लिया करता था, क्योंकि अक्सर वो अपनी चूड़ियों को बेचने का, एक तरह से ये कहो कि जो भी लोग उससे आम जीवन में कम अनाज दे करके या अपनी कमी बता करके थोड़ी सी चीज़ों से के बदले में उसकी
अच्छी अच्छी चूड़ियाँ ले जाया करते थे। तो जब शादी विवाह उनके घर में होता था तो उस समय की कमी वो इस समय पूरी कर लिया कर। अच्छा अर्थात वो मन चाहा उनसे सामान ले लिया कर। मुझे याद है, लेखक कह रहे हैं मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लगना यानी कि बहुत मुश्किल से मनाना, किसी भी बात को करने में बहुत मुश्किल का आना। जरा सी बात पर, क्योंकि वो सीधा सरल था ना, बोला वाला था, तो छोटी छोटी सी बातों पर भी अगर उसको बुरी लग जाए, वैसे तो वो बुरा मानता नहीं था, लेकिन अगर बुरी लग जाए तो उसको मनाना बड़ी टेढ़ी खीर हुआ करता था, बहुत मुश्किल आती थी। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि एक बार की बात है, मुझे याद आ रहा है कि बदलू मामा किसी लड़की के विवाह पर छोटी सी बात पर अड़ गए थे, नाराज हो गए थे, तो उनको मनाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि विवाह का जोड़ा जो होता है वो बहुमूल्य होता है, उसको पहनना शुभ माना जाता है। तो इसके लिए क्या होता था, विवाह के इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसके घर वालों को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और जो रुपये मिलते तो अलग ही थे, नए रुपये जो मिलते थे। तो इतना सारा सामान वो उस विवाह के जोड़े के लिए लिया करता था। तो मन चाहे सारी चीज़ें ले लिया करता था। घरवाली यानी कि उसकी पत्नी, ढेरों माने बहुत सारा, और पगड़ी यहाँ जो ऊपर पहनते हैं गाँव के वो पगड़ी। तो यह बताया जा रहा है कि किस तरह से विवाह के जोड़े के लिए लेखक देखते थे कि बदलू बहुत सारा सामान लेता है। आगे बता रहे हैं कि यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ती तो वो यह थी कि कांच की चूड़ियों से बदलू को बहुत चिढ़ती। क्यों बच्चों? क्योंकि वो फैक्ट्री में बनती थी। अगर फैक्ट्रियों से बनी हुई सामान खरीदा जाएगा तो जो लोग हाथ से काम करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, उनके तो हाथ से काम छिन जाएगा और वो बेरोजगार हो जाएंगे। जब बेरोजगार हो जाएंगे तो वो जीवन यापन कैसे करेंगे? तो इसलिए कांच की चूड़ियाँ उसे पसंद नहीं थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ मिल जाती तो वो अंदर ही अंदर उड़ जाता, चिढ़ जाता था, उसे गुस्सा आ जाता था और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता था। हाँ, पहनो तुम कांच की चूड़ियाँ, अब तो तुम फैशनेबल हो गई हो, अब हमारी लाख की चूड़ियाँ क्यों पहनोगे? और लाख की चूड़ियों से जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं वो हालांकि कम मजबूत होती हैं पर सुंदर होती हैं, पतली होती हैं, है ना, देखने में अच्छी लगती हैं। तो इसलिए धीरे धीरे अब उसका चलन होने लगा था। अंदर ही अंदर उड़ जाना है, मन ही मन में दुखी होना, चिढ़ जाना। लेखक कह रहे हैं कि मुझसे तो घंटों बातें कर लिया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वो उत्तर देता शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। क्यों है शहर की बात? क्योंकि पढ़े लिखे होते हैं, मॉडर्न होते हैं, आधुनिक होते हैं, और वहाँ पर तो स्त्रियाँ क्या करती हैं, अपने मर्द के हाथ में हाथ डाल के घूमती हैं, ऐसे वो कहा करता था, क्योंकि वो गांव का था, पुराने विचारों का था। तो शहर का जो जीवन था उसको वो थोड़ा अलग लगता कि शहर की जो स्त्रियाँ होती हैं वो तो बड़ी नाजुक होती हैं, उनकी तो जो कलाइयाँ हैं वो भी बहुत नाजुक होती हैं, वो तो मोटी मोटी लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनकी मौज आ जाएगी। इस प्रकार की बातें वो किया। तो लेखक कह रहे हैं कि मेरे से तो वो अच्छी तरह से सब तरह की बातें कर लिया करता था, अपना सुख दुख बांट लिया करता था, पढ़ाई के बारे में पूछ लिया करता था, मेरे घर में क्या है, कैसा है, शहर में हम कैसे रहते हैं, इसके बारे में वो जानकारी ले लिया करता था। तो लेखक भी बता दिया करता था कि शहर में तो सब कांच की चूड़ी पहनते हैं, वहाँ की लाख की चूड़ी पहनता नहीं है। तो कह रहा है कि ये तो गाँव है, गाँव के लोग की खासियतें कुछ अलग होती है, उनकी चीज़ों की खासियत अलग होती है, और जो हाथ से बनाई चीज़ है वो अलग ही तरह की होती है, मशीनों का मुकाबला वो नहीं कर सकते। इसलिए वो बदलू के विचार। तो बदलू आगे कह रहा है कि वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं, है ना, लाख की चूड़ियाँ पहनते तो मूछ ना आ जाए, मर्द माने पति। तो ये देखो गाँव के है, बदलू गाँव का है, लेकिन देखो उसके विचार, है ना, किस तरह के विचार रखता है कि वहाँ तो आधुनिकता है, खुले विचार के लोग हैं,
वहाँ पहने नहीं पहने चूड़ियाँ, पर अगर पहनती हैं तो कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं क्योंकि वो नाजुक होती हैं। यहाँ तो बहुत भारी काम करना होता है महिलाओं को, खेत जा रही हैं, पानी भर के लेकर आ रही हैं, है ना। लेकिन वहाँ तो मशीनों से काम होता है शहर में, तो वहाँ की महिलाओं को इतना मेहनत करने की आदत नहीं होती, वो नाजुक होती है। तो यहाँ लेकर बता रहे हैं कि जब मैं बंधु को बताता था, बंधु मामा को बताता था कि शहर में किस तरह का रहन सहन है, तो वो बात करते थे कि शहरी औरतें अपने पतियों का हाथ पकड़कर खुला खुला सड़कों पर घूमती रहती हैं, क्योंकि वो आज़ाद हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ तो अपने सास ससुर के साथ भी रहती है क्योंकि वो रोक नहीं पाते हैं, अकेली भी रहती हैं। गाँव की औरतें ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो तो यहाँ पर पर्दे में ढकी रहती हैं। अब गांव की औरतें तो मजबूत कदकाठी की होती हैं, मेहनती होती हैं, लेकिन वहाँ की जो शहरी औरतें हैं उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं। लेकिन का मानना है कि शहर की स्त्रियाँ नाजुक हैं क्योंकि जरा सा बोझ भी वो सहन नहीं कर पाती, कर भी करती हैं, इसलिए उनकी कलाइयाँ भी बहुत नाजुक होती है। ये लेखक का मानना नहीं है, ये बदलू का मानना है। लेखक आगे कह रहे हैं कि कभी कभी बंधु के लिए अच्छी खासी खातिर करता है कि मेहमान नवाजी करता, आतिथ्य सत्कार करता, आवभगत करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वो सदा मेरे लिए मलाई का चक्कर रखता, सदा माने हमेशा। और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ 2-4 आम खाकर आता था। तो जो गाँव के लोग हैं कितना स्नेह करते हैं, है ना। बदलू जो मामा है, बदलू जो काका है, वो क्या है, उसका रिश्तेदार तो है नहीं लेखक का, लेकिन मामा के गांव का है, और वो मामा कह रहा है, बदलू को मामा कह रहा है। तो एक तरह से उसने उसको अपना क्या मान लिया है, भांजाई मान लिया है, और वो इसी तरह से अपने बेटे की तरह उसकी जिस तरह से मेहमान बनकर वो अपने मामा के यहाँ रह रहा है, ऐसे ही बदलू को उसको मेहमान भी मान रहा है, उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी आपकी सरकार करता है। अब जब शुद्ध दूध मिल रहा है तो उसकी जो बदलू काका जो उसको मलाई देता है, तो लेखक को मलाई बहुत अच्छी लगती है, और जो ताजे ताजे आम पेड़ से तोड़ करके उसको खिलाता था तो उसको बहुत मजा आता था लेखक को। परंतु इन सब हालों के अतिरिक्त जिस कारण मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज वो मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता था। कौन सी गोलियाँ बना देता था? लाख की रंग बिरंगी गोलियाँ। हमें तो उसे घर में भी कोई कमी नहीं थी, आम वो भी उसके घर में भी आते थे, लेकिन जो सबसे अच्छी बात थी वो क्या थी कि वो उसको रोज 2 या 3 रंग बिरंगी गोलियाँ बना दिया। मैं बहुधा यानी अधिकतर हमेशा गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाया करता था, और 1-8 महीने वहाँ रह के स्कूल खुलने के समय वापस आ जाया करता था, जैसे कि सामान्य रूप में पहले हुआ करता था। गर्मी की छुट्टियों में हम सभी नानी के यहाँ जाया करते थे, आप भी जाते रहे होंगे। लेकिन अब हम घूमने के लिए कहीं भी चले जाते हैं, जरूरी नहीं है कि हम नानी के घर ही जाएँ, लेकिन यहाँ गर्मी की छुट्टियाँ लगी नहीं तो बच्चे स्कूल खुलने तक अपनी नानी के यहाँ ही रहा करते थे। परंतु 2 दिन बाद ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँ, तभी मेरे पिताजी एक दूर के शहर में उनकी बदली हो गई, ट्रांसफ़र हो गया, तबादला हो गया, और एक लंबी अवधि तक लगभग 10 या 12 वर्ष तक मैं अपने मामा के गाँव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख कोई रुचि नहीं रह गई थी। बच्चों जब हमारा बचपन होता है तब हमारी जो रुचियाँ होती हैं, हमारी जो हॉबीज़ होती हैं वो अलग होती हैं, है ना। और जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो बचपन की जो चीज़ें हमें अच्छी लगती थी वो अब हमें रुचिकर नहीं लगती, वो अब हमें पसंद नहीं आती। तो यहाँ लेखक यही कह रहे हैं कि मैं ज़्यादा नहीं गया था मामा के यहाँ छुट्टियों में, मैं 2-3 बार ही जा पाया था, और उन जो 2-3 छुट्टियों के बाद जब मैं थोड़ा सा कुछ समय बाद ही मेरे पिता की बदली दूसरे शहर में हो गई है जो मामा के गाँव से दूर था, और मैं काफ़ी लंबे समय तक मामा के घर नहीं जा पाया, और इस कारण से जब 8-10 वर्षों के पश्चात जब मैं उनके यहाँ गया तो अब लाख की गोली में मेरी कोई रुचि नहीं थी, मुझे वो उनसे कोई लगाव नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे वो पसंद आए। इसलिए गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियाँ
कांच की चूड़ी पहने हैं, विरले यानी बहुत कम, विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। जब लेखक 8-10 वर्षों के पश्चात गाँव पहुँचे तो बड़े हो चुके थे, और जब वहाँ पहुँचे तो उन्हें बदलू का ध्यान नहीं आया, क्योंकि अब लाख की चूड़ियों से उन्हें कोई रुचि नहीं थी, उनको कोई लगाव नहीं था, उनको इच्छा नहीं थी, उनको पसंद भी नहीं थी। तब उन्होंने देखा कि गांव का जो रहन सहन है वो उसमें परिवर्तन आ गया है। जो गांव की महिला हैं वो हाथ में कांच की चूड़ी पहने हैं, लगभग सभी ने कांच की चूड़ियाँ पहनी हुई, कोई इक्का दुक्का ही होगी जिसने लाख की चूड़ी पहनी हुई। तो ऐसे ही सहसा अचानक किसी एक घटना पर बदलू का ध्यान लेखक को हो आया, और वो घटना क्या थी वो हम आपको बताते हैं। बात ये हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसके कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। आंगन यानी सहन, जैसा कि आप समझा में चोट करते हैं। तो जो मामा की लड़की थी, मिट्टी के तो घर होते ही हैं, तो वहाँ पर फिसल करके वो गिर पड़ी। अब जब गिर पड़ी तो उसके हाथ में उसने कांच की चूड़ी पहनी हुई थी, कांच की चूड़ी टूट करके उसके कलाई में घुस गई, और जब कांच घुसता है अंदर शरीर के अंदर तो वो खून निकलने लगा, काफ़ी खून निकला। तो वहाँ पर घर पर मामा तो थे नहीं, तो लेखक ने स्वयं उसकी मरहम पट्टी की, और जब मरहम पट्टी की है तब उसके बाद लेखक को किसका ध्यान को आया? लेखक को अचानक ही बदलू काका का ध्यान आया। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान को आया और मैंने सोचा उससे मिला। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। जब शाम को घूमते हुए लेकर बदलू का ध्यान आया उसे, तब वह वहाँ पर उससे मिलने के लिए चला गया। कब चला गया? शाम के समय। कैसे चला गया? टहलते हुए। अब उसने वहाँ क्या देखा कि वैसे ही जैसे वो हमेशा बैठा रहता था, काम करता रहता था, वैसा वो नहीं दिखा। क्या दिखा? कि नीम के पेड़ के नीचे चारपाई पर वो लेटा हुआ है। अब बदलू के पास कोई काम नहीं था, इसलिए वह आराम फरमा रहा था और चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे एक चारपाई पर लेटा हुआ था और वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था। जब वो छोटा था, लेखक छोटा था, तब तो बदलू हमेशा उसे काम करता हुआ ही नजर आता था, लेकिन अब समय परिवर्तित हो गया है। 8-10 वर्षों में बहुत परिवर्तन ला दिया है। शहरीकरण गांव में आ गया है, मशीनीकरण के कारण बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आ गया है। तो अब उसके पास कोई काम नहीं रहा। तो अब यहाँ लेखक पूछेगा बदलू से कि आपकी स्थिति ऐसे कैसे हो गई, फिर उसकी मन स्थिति क्या है, वो क्या सोच रहा है, वो किन ख्यालों में डूबा हुआ है, ये बदलू हमें अब बताए। मैंने कहा नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते को उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। उसने देखा कोई आया है मुझसे मिलने के लिए, युवक की तरह हो गया था। मेरे ख्याल से 8-10 साल बाद आया है, तो 20-22 साल का तो लेखक रहा ही होगा। तो उसने कहा कि नमस्ते, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, एक तक देखता रहा, जानने की कोशिश करता रहा कि ये कौन है जो मुझे नमस्ते कह रहा है। और बदलू काका कह रहा है, मैं हूँ जनार्दन काका, आपने आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाता था ना। मैंने अपना परिचय दिया तो उसने याद दिलाया। लेखक ने अपना परिचय देकर बदलू को याद दिलाया कि बचपन में मैं आता था ना आपके पास लाख की गोलियां लेने के लिए। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वो अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, मानो वो कल्पना में वो याद कर रहा है, वो सोच रहा है कि कौन था, मैं किसको गोली दिया करता था, कौन मेरे पास बचपन में आया। और तब वह एकदम से बोल पड़ा, आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए, अतीत के चित्र पुराने हैं। हाँ, इधर आना नहीं हो सका था। हाँ, मैंने चारपाई में बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। अब इस समय बाद इतने समय बाद मिले हैं तो लेखक को भी समझ नहीं आ रहा था कि बात की शुरुआत
कैसे करें, क्योंकि जितनी बात लेखक कर रहा था उतनी ही बात का जवाब देकर के बद्दू काका चुप हो जाता। अब वो इतना प्रसन्न, इतना खुश तो था नहीं कि वो आगे से आगे बात करता। अब वो अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था, अपनी ही परेशानी से जूझ रहा था। मेरे इधर उधर दृष्टि दौड़ाई में तो मुझे उसकी बच्चियाँ ही नजर आई और न ही दृष्टियाँ में नजर। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। अब लेखक बात आगे बढ़ा रहे हैं। कैसे बात करें, तो वो यही पूछ रहे हैं कि आप आजकल काम नहीं करते? नहीं लल्ला, काम तो कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रसार हो रहा है। जिस कांच की चूड़ी से बदलू काका इतना चिढ़ते थे, वही कांच की चूड़ी अब चलन में आ गई है। अब लोग उसको खरीद रहे हैं, महिलाएं उसी को खरीद करके पहन रहे हैं। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना ये लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोड़े जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाभ में कहाँ संभव है। अब ये मान गया है ना, बद्दू काका ने ये मान लिया। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा, क्योंकि टूट करके वो कलाई में घुस गया था ना, मामा की बेटी की कलाई में घुस गया था और खून निकल आया था। तो यहाँ लेकर अपनी बात बता रहा है, जब वो कह रहा है, बद्दू काका कह रहा है कि अब तो मशीनी युग है, अब तो मशीन की बनाई हुई कांच की चूड़ियाँ पसंद करते हैं, सुंदर भी होती हैं, सस्ती भी होती हैं, है ना। तो कह रहा है लेखक कि कांच की चूड़ियाँ ज़्यादा मजबूत नहीं होती हैं और खतरनाक भी होती हैं, क्योंकि वो जल्दी ही टूट जाती हैं। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला, कहते कहते उसे खांसी आ गई और वो देर तक खांसता रहा। कौन खांसता रहा? बद्दू काका। मुझे लगा उसे दमा है, ऐसा उन्होंने पहचान लिया। लेखक को लगा कि उनको दमा है, बीमारी है, सांस की अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथ मुँह पर और माथे पर ऐसे उभर आई थी। जीवन भर जो इतनी मशक्क़त के साथ, मेहनत मशक्क़त के साथ जो उसने इतना काम किया, दमा की बीमारी लगा ली, सांस की बीमारी लगा ली, अब जब जीवन का अंतिम समय आने लगा है, अवस्था ढल रही है, बुढ़ापा आने लगा है, शरीर में वो मजबूती नहीं रही है, वो हिम्मत नहीं रही है, वो ऊर्जा नहीं रही है, तब उसके हाथ का काम छूट गया है। तो ये सब उसकी अवस्था का ही यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि एक तो उसको सांस की बीमारी हो गई है, साथ ही उसका शरीर भी कमज़ोर हो गया है, हाथ पर और माथे पर भी नसें उभर गई हैं। बद्दू मामा बोले, कांच मुलायम होता है, उसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। मामा की तबीयत अब ठीक नहीं थी, वह बुजुर्ग हो चुके थे, देर तक खांसते रहते थे। लेखक को लगा कि उन्हें दमा हो गया, अर्थात लगातार खांसते रहने की बीमारी, सांस की बीमारी, है ना। तो ऐसा उन्हें हो गया है, उनका शरीर कमजोर हो गया है। तो ये सब जब लेखक सोच रहे थे तो बद्दू काका ने क्या किया, उनकी शंका को भांप लिया, उनकी दुविधा को जान लिया। मानो वो सोच रहे हैं, जो उनके मन में आशंका है, शक है, उसको उन्होंने जान लिया। दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली खांसी है यानी अभी फसल कट रही है ना, जैसे फसल कट जाएगी तो खांसी भी खत्म हो जाएगी। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन की हो जाए। मामा ने जैसे लेखक के मन की बात जान ली, है ना। बद्दू काका के लिए ये कहा जाए। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी हुई है, उनकी दुख, कोई तकलीफ है जो वो लेखक से छुपा रहा है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही और मुझे अच्छी नहीं लगी। उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा किस बात की? बच्चों, उसको खांसी आई इस बात की व्यथा नहीं थी, उसका काम धंधा, उसका रोजगार उसके हाथ से छिन गया था, इस बात का उसको दुख था। तो लेखक कह रहे हैं कि इस मशीनी युग में मशीनों से जो काम किया जा रहा है, हमारे इतनी मेन पावर है, हमारे देश में इतनी मेन पावर है, तो जब मशीनें आ गई तो कितने सारे हाथ हैं जिनके हाथों का काम छिन गया है और वो बेरोजगार हो गए हैं। तो जहाँ मेन पावर ज़्यादा हो तो इस तरह के काम धंधे में चलाने चाहिए कि वहाँ पर जनसंख्या, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या काम कर सके, तो उसको रोजगार मिल सके। पर लेखक को ये सब
अच्छा नहीं लग रहा था। आगे बात बढ़ाते हुए लेकर पूछने लगे, आम की फसल कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने रहकर नहीं प्रसन्न होकर कहा, उत्तर दिया और अंदर अपने बेटे को आवाज दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो लिया। रज्जो कौन है? रज्जो बदलू काका की लड़की। लेखक ने आगे हाथ बढ़ाया, बात आगे बढ़ाई और पूछा, आम की फसल कैसी? भाई बात तो करनी थी ना उसे, क्या बात करे? उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो जब वो अपनी बेटी से, रज्जो से आम मंगवा देते हैं तो लेखक कहते हैं, नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। अरे वाह वाह, बिना आम खाए खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको? बदलूंगा। मैं चुप हो गया। मुझे ये दिन याद हुआ है जब वो मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। तो अब ये धीरे 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 लेखकों को सब पुरानी बातें याद होती हुई आ रही हैं। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। लेखक ने फिर से पूछा, बात आगे बढ़ाते हैं, गाय कहाँ है लल्ला? दो साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? जब खुद के ही खाने के लाले पड़े हुए हैं, खुद को ही खाने को नहीं मिल रहा है, कोई आजीविका का साधन नहीं है, तो वो गाय को कहाँ से खिलाता? तो क्या किया? गाय को उसने बेच दिया। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से निकल में ढेर से आम ले आई। मैं तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा? मैंने कहा, बाबा हंस पड़े। कह करके वो हंस पड़े। शहरी ठहरे ना, है ना? तुम शहरी हो, तुम थोड़ी बहुत ही चीजें खाते हो, तुम्हारी खुराक अच्छी नहीं होती, यही उनका मतलब। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल में पेड़ तैयार हुआ। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तो इससे 2 गुने चुगने, यानी कि 2 गुना या 4 गुना आम खा जाया करता था। और तुम तो शहरी हो, और शहरों के लोगों की जो खुराक होती है वो बहुत कम होती है। तो अगर ये फिर अपनी बेटी से कहते हैं कि अगर नहीं खा पा रहे हैं तो ऐसा करो, 4-5 सिंदूरी आम निकाल करके अच्छे इनको दे दो। इसी वर्ष मैंने ये वाला जो पेड़ है ये तैयार किया है। रज्जो ने 4-5 अंचुली में लेकर के मेरी ओर बढ़ा दिया। 4-5 आम, अंचुली यानी अपने हाथ में, हम हाथ को बढ़ा करके ऐसे जब दोनों हाथों को मिलाकर इकट्ठा करते हैं तो वो क्या कहलाती है? अंचुली कहलाती है। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाल की चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत फब रही थी। ठिठकना माने रुक जाना। भाई जब काम बंद कर दिया है, बदलू काका ने जब लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम बंद कर दिया है, तो ये इतनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ रज्जो के हाथ में क्या कर रही है, ये उनका मतलब था। बदलू ने मेरी दृष्टि देखी और बोल पड़ा, यही आपने जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह के लिए। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। इतनी मेहनत से बनाए जाने वाले लाख की छोटों के जमींदार साहब से कितने पैसे दे रहे थे? 10 आने। तो मजबूरी का फायदा उठाने में कोई भी मनुष्य कसर नहीं छोड़ता। किसी की अगर स्थिति दयनीय हो गई है ना, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, तो समाज के व्यक्ति उसकी मदद करने की अपेक्षा उसकी कमी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, ये इस बात की सीख दी जा रही है कि अगर कोई भी परिस्थिति आ रही है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? कभी भी किसी की मदद का फायदा नहीं उठाना चाहिए। क्यों? क्या होता है फिर? देखो, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए, ऐसा था, मजबूत था। किसी भी परेशानी से वो जूझ रहा था, चाहे कितनी भी आर्थिक परेशानियां उसको आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने उसूलों को, अपने नियमों को नहीं छोड़ा। जिद करके जिस तरह से वो विवाह के जोड़े को दे करके सामान लिया करता था, जब वो सामान उसको नहीं मिला तो उसने अपने आखिरी लाख के चूड़ियों के जोड़े को भी जमींदार को नहीं दिया। तो ये सीख है बेटा कि मशीनी युग की वजह से अगर काम धंधा बंद हो गया है, लेकिन वो हारे नहीं थे, पीछे नहीं हटे थे। उनका व्यवहार कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था, नाजुक नहीं था कि आसानी से टूट जाए। तो बहुत ही कठोर परिश्रम समाप्त
सबको भी ऐसा ही होना चाहिए, हमें भी अपने उसूल का पक्का होना चाहिए। थोड़ी सी परेशानी से ही हमें परेशान होकर के अपने नियमों को परिवर्तित नहीं करना चाहिए और परिस्थितियों के आगे नहीं झुकना चाहिए। तो बच्चों, आज इस पाठ में हमने ये यहाँ तक पढ़ा है। आप अच्छी तरह से इस पाठ को पढ़ें, इसमें से आपके प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। थैंक यू।